हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मसल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंड दिस इज द 7th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर शोल्डर कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक्स सीरीज। सो ये सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरी सीरीज को शुरू से देखना, तभी आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, जो मैंने बातें बताई हैं, तभी आपको वो अच्छे से समझ आ पाएंगी। तो वो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब बिना किसी देरी के जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबाउट द मसल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। नाउ अब ये जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स सीरीज है उसका लास्ट वीडियो है, लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शोल्डर एलिवेशन क्या है और शोल्डर डिप्रेशन क्या है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को इन दोनों वर्ड्स का, इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपको मतलब पता ही होगा। सो व्हाट इज शोल्डर एलिवेशन? सो एलिवेशन क्या है? सिंपली श्रगिंग ऑफ योर शोल्डर। अगर मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ दैट मीन्स जो मेरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स है इट इज एलिवेटिंग, और यही अगर मैं इसको डाउनवर्ड करूँ या फिर एलिवेशन से वापस नॉर्मल में लेके आऊँ, दिस इज द शोल्डर डिप्रेशन और द शोल्डर कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन मूवमेंट। अब एक बार इनकी जो डेफिनेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं। So, shoulder elevation refers to the upward movement of the shoulder complex, and shoulder depression refers to the downward movement of the shoulder complex. This we know. So, elevation activities require muscles to overcome or control the weight of the limb and its load. तो कहने का मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का कि जब भी आप अपने हाथ को या अपने जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स है उसको इस तरीके से एलिवेट कर रहे हो, तो जो आपके हाथ का वेट है, जो आपके कंधों का वेट है, आप उसको भी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। और अगर मैंने कोई बैकपैक पहन रखा है या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रखा है अपने कंधों के ऊपर, और अगर मैं ये एलिवेशन वाली मूवमेंट कर रही हूँ, तो मुझे ये जो लोड एक्स्ट्रा जो वेट है उसको ऊपर कैरी ऑफ करना पड़ेगा, तभी मेरी जो एलिवेशन की मूवमेंट है वो हो पाएगी। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। रही बात शोल्डर डिप्रेशन की, सो इफ द आर्म इज फिक्स्ड बाय होल्डिंग ऑन टू एन ऑब्जेक्ट देन शोल्डर डिप्रेशन विल मूव द ट्रंक अपवर्ड इन रिलेशन टू द आर्म। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एल्बो का फ्लेक्शन करना है इस तरीके से, ठीक है, तो अब दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो मैं अपनी रेडियस और अल्ना को मूव करूं और फ्लेक्शन कर लूं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इस रिस्ट को एक जगह फिक्स कर दूं और मैं इस तरीके से फ्लेक्शन की मूवमेंट कर लूं। जब हम पुशअप्स मार रहे होते हैं तो मेरा जो डिस्टल एंड है वो तो फिक्स होता है, बट उस टाइम क्या है, मेरी जो ये ह्यूमरस है, जो शोल्डर जॉइंट है, वो नज़दीक आता है रिस्ट जॉइंट के। तो एक तरीके से मेरे एल्बो पे तो फ्लेक्शन तब भी हो रहा है ना, और इस तरीके से भी फ्लेक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ये हमारा जॉइंट है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इसके पास जाए या ये पॉइंट इसके पास जाए, बात तो एक ही है ना। ये अगर मान लो मेरा एल्बो है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ एल्बो फ्लेक्शन कब होगा कि जब जो मेरा रिस्ट है वो ह्यूमरस या फिर शोल्डर जॉइंट के पास जाएगा, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर मेरा ह्यूमरस ही रिस्ट के पास आ जाए तो भी मैं मान लूँगी कि भाई मेरा फ्लेक्शन है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सर्फेसिस तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे अगर शोल्डर डिप्रेशन के टाइम की मैं अगर बात करूं कि अगर मेरे जो आर्म्स हैं, मैं लटक गई कहीं से ऊपर, ठीक है, मैंने इनको फिक्स कर दिया, तो जब मुझे डिप्रेशन करना होगा तो मैं अपनी ट्रंक को ऊपर ले आऊंगी। तो बात तो वही हो गई। तो यहाँ पे ये वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है मैंने। सो दिस इज द एलिवेशन, दैट इज एलिवेशन को आप सिंपल टर्म्स में श्रगिंग भी कह सकते हो, ठीक है। एंड डिप्रेशन तो आपको पता ही है, डाउनवर्ड मूवमेंट। सो मसल्स ऑफ एलिवेशन कौन कौन सी होंगी? डेल्टॉइड, रोटेटर कफ, ट्रेपीजियस, सेरेटस एंटीरियर एंड रोम्बॉइड मसल्स। सो दीज ऑल मसल्स कंट्रीब्यूट टू द एलिवेशन ऑफ शोल्डर कॉम्प्लेक्स। रही बात मसल्स ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कौन कौन सी मसल्स कराती हैं? लैटिसमस डॉर्साई, टेरिस मेजर, पेक मेजर एंड माइनर एंड रोम्बॉइड मसल। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट अबाउट द मसल्स ऑफ एलिवेशन। सो फर्स्ट इज द डेल्टॉइड मसल। सो डेल्टॉइड का आप ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे याद होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो अबाउट द ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई, आप आगे बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट को कभी नहीं समझ पाओगे।
और इसका जो बच्चों ओरिजिन और इंसर्शन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हर मसल के। तो मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ कि जो आपका ओरिजिन इंसर्शन है ना, उसको आप इमेजेस से याद करने की कोशिश करो। तो क्या होगा कि रट्टा मारोगे ना तो भूल जाओगे। अगर मैं इस टेबल को आपको दूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ दिमाग में सोचना पड़ेगा कि एंटीरियर पार्ट कहाँ है, अपर 1/3 कहाँ है। बट अगर मैंने आपको इमेज दिखा दी, सो यू नो फोटोग्राफ इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि डेल्टोइड है और मैं आपको सीधा ये पिक्चर दिखा दूँ तो आप समझ जाओगे कि ये डेल्टोइड मसल है, राइट। सो जितना आप पिक्चर से याद करोगे, जितना आप इमेजेस से याद करोगे, उतना आपको ज़्यादा अच्छे से जो ओरिजिन इंसर्शन है मसल का, इनफैक्ट जो फंक्शन भी है, वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अब डेल्टोइड की बात करें तो जब मैंने आपको शोल्डर कम्प्लेक्स पढ़ाया था, शोल्डर कम्प्लेक्स में मैंने आपको जब ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जब मैंने आपको काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डेल्टोइड है प्लस जो आपकी रोटेटर कफ मसल है, रोटेटर कफ में भी जो 3 मसल्स हैं आपकी, ये मिलके एक फोर्स कपल बनाती हैं। और मैंने पूरा कंसेप्ट आपको उस वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे मैंने उसी कंसेप्ट को बहुत ब्रीफली करके लिख दिया है। सो डेल्टोइड इज एट ऑप्टिमल लेंथ टेंशन व्हेन आर्म इज एट द साइड। तो नॉर्मली जब मेरा हाथ साइड में है तो जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप होता है एक मसल का, यहाँ पे कौन सी मसल है, डेल्टोइड मसल, वो सबसे बढ़िया होता है। तो जब मेरा हाथ इस तरीके से है तो डेल्टोइड मजे में है, उसका जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो बढ़िया चल रहा है। सो डेल्टोइड मसल फॉर्म्स अ फोर्स कपल विद द इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर। ये तीनों कौन सी मसल है, ये तीनों है रोटेटर कफ की मसल। सो रोटेटर कफ में एक और मसल आती है जो कि होती है आपकी सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। सो ये तीनों मसल्स और डेल्टोइड ये मिलके क्या बनाते हैं, फोर्स कपल। फोर्स कपल ये किस लिए बनाते हैं, ताकि जो आपकी एबडक्शन मूवमेंट है शोल्डर की वो कंप्लीट हो सके। अब कैसे होता है, इनका क्या रोल होता है, वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पढ़ा के इस वीडियो की लेंथ नहीं लंबी करूँगी, आप जाके वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एंटीरियर डेल्टोइड की। एंटीरियर, तो ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है, दिस इज योर एंटीरियर डेल्टोइड मसल। इसका काम क्या होता है, इट इज अ प्राइम मूवर फॉर फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन भी तो एक तरीके का एलिवेशन ही हो गया, आपका जो हाथ है वो ऊपर जा रहा है in the forward direction. So it assists in abduction after 15 degrees of glenohumeral joint motion. तो जो anterior deltoid है वो ये 2 काम करती है। देन दी एंटीरियर एंड मिडल डेल्टोइड, अब ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, ये दोनों हिस्से मिलके क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस एलिवेशन ऑफ द आर्म एज दीज आर ऑप्टिमली अलाइंड फॉर दिस। तो ये दोनों मिलके आपका फ्लेक्शन भी कराती हैं और एबडक्शन मूवमेंट भी कराती हैं। देन आती है आपकी पोस्टीरियर डेल्टोइड। तो ये जो आपकी ब्लू कलर से है पीछे की तरफ को, दिस इज योर पोस्टीरियर डेल्टोइड। इसका क्या काम होता है, इसका देखो जो मूवमेंट आर्म होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। सो इट हैज़ अ वेरी स्मॉल मूवमेंट आर्म, आर्म लिख लेना यहाँ पे, मैं लिखना भूल गई वहाँ। एंड रोटेटरी कॉम्पोनेंट जो होता है एबडक्शन के लिए वो भी कम होता है, यानी कि जो पोस्टीरियर डेल्टोइड है उसका मूवमेंट आर्म भी कम है और दूसरा जो रोटेटरी कॉम्पोनेंट है वो भी कम है। तो ये काम क्या करता है, इसके पास अब क्या काम है कि ये जो जॉइंट है उसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराता है। स्टेबलाइजेशन कैसे प्रोवाइड करा रहा है, कंप्रेशन करा के जॉइंट का, ठीक है, अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये 3 काम करता है। सबसे पहले कंप्रेशन करा रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करा रहा है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करा रहा है एंड एक्सटेंशन में पार्ट ले रहा है, ठीक है। सो डेल्टोइड का जो मसल है इट हैज़ अ स्मॉल मूवमेंट आर्म। ओवरऑल मैं डेल्टोइड की बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग ऑल द 3 फाइबर्स। इट हैज़ अ लो मैकेनिकल एडवांटेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। एंड एज द आर्म एलिवेट्स देयर इज लेस देन ऑप्टिमल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी पहले की स्लाइड में बताया था कि जो डेल्टोइड है जब आर्म इज एट द साइड तो जो डेल्टोइड है वो ऑप्टिमल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप पे होती है ऐसे। बट अगर मेरा हाथ ऊपर एलिवेशन की तरफ जा रहा है तो जो डेल्टोइड मसल का लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो भी अच्छा नहीं रहता, वो भी डिग्रेड होने लग जाता है। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कंपेंसेट कैसे होते हैं, बाय द मल्टीपिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। अब ये देखो ये जो मसल का स्ट्रक्चर है पूरा ये मल्टीपिनेट है। जब आपके इसके ओरिजिन इंसर्शन पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ से ये मल्टीपिनेट है, बायपिनेट है, ट्राइपिनेट है, राइट। एंड ऑल्सो द लार्ज क्रॉस सेक्शन
फ्लेक्शनल एरिया ऑफ द मसल ओवरकम दीज 3 फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट मसल ऑफ एलिवेशन इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल. अब जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है इसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए. एंड रिमेंबर दीज थ्रू इमेजेस. जितना इमेजेस से यू विल ट्राई टू रिमेंबर, आपको इजीली रिकॉल भी होगा. इसका क्या काम होता है? इट इज़ अ प्राइमरी एबडक्टर ऑफ शोल्डर जॉइंट. तो यानी कि जो शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन का जो इनिशिएशन है वो सुप्रास्पाइनेटस ही करती है. ये भी मैंने आपको समझाया था. लाइक द डेल्टॉइड मसल इट फंक्शंस इन ऑल द प्लेन्स ऑफ एलिवेशन. अब चाहे मैं स्कैप्शन में करूं, फ्लेक्शन में करूं, एबडक्शन में करूं, किसी भी प्लेन में करूं, सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड ये हर प्लेन ऑफ एलिवेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. जो मूवमेंट आर्म होता है सुप्रास्पाइनेटस का, इट इज मोर देन दैट ऑफ द डेल्टॉइड फॉर द फर्स्ट 60 डिग्रीज ऑफ शोल्डर एबडक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज द इनिशिएशन और द इनिशिएटर ऑफ द एबडक्शन मूवमेंट. इट ऑल्सो कंप्रेसेस द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. क्यों? क्योंकि इसका जो ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स वेक्टर पढ़ा था हमने वो अच्छा था, तो वो ज़्यादा था, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है. ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं. असिस्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट आर्म. नेक्स्ट इज इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर. दीज आर द रेस्ट ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स. राइट, एक मसल हम सुप्रास्पाइनेटस पढ़ चुके हैं और ये 3 मसल जो रोटेटर कफ की रह गई हैं, इन सब के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन आपको सारे ही याद होने चाहिए. ठीक है. So there is a linear rise in their muscle activity up to 0 to 115 degrees of elevation. तो जब तक 0 से 115 degrees of elevation रहता है इनका राइज होता रहता है. बट जैसे ही आप 115 से 180 एलिवेशन पे आते हो तो इनकी जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. टोटल एक्टिविटी इन फ्लेक्शन वॉज ग्रेटर देन दैट इन एबडक्शन. तो ये जो आपकी रोटेटर कफ की ये जो 3 मसल्स हैं इनकी एक्टिविटी आपको एबडक्शन और फ्लेक्शन दोनों में देखने को मिलेगी, बट ज़्यादा अच्छी किस में देखने को मिलेगी? फ्लेक्शन के अंदर देखने को मिलेगी. Next is the trapezius muscle. So it is a very large, very big muscle. Origin, insertion, nerve supply, action. Again I am telling you कि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है. इमेजेस के थ्रू मैंने इसलिए यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट करी है कि दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दीज मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन. ठीक है. सो जो आपकी अपर, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका ऑरेंज कलर में है दिस इज योर अपर ट्रैप्स. ये जो रेड कलर में है, सो यहाँ दिखा देती हूँ मैं, ये 3 पार्ट्स हो गए आपकी मसल्स के. दिस इज द अपर ट्रेपीजियस, दिस इज द मिडिल ट्रेपीजियस एंड दिस इज द लोअर ट्रेपीजियस. राइट. तो जब आपकी अपर ट्रेपीजियस लिवेटर स्कैपुली के साथ मिलती है, लिवेटर स्कैपुली देखो ये वाली मसल है. ठीक है. ये वाली मसल लिवेटर स्कैपुली है. तो जब आपकी अपर ट्रेपीजियस यानी कि ये वाली ट्रेपीजियस जब आपकी इस मसल के साथ मिल जाती है तो ये क्या काम करती है? इट सपोर्ट्स द शोल्डर गर्डल अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी. अब ये जो पूरा शोल्डर गर्डल है यहाँ पे, ये जो पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, पूरा शोल्डर कॉम्प्लेक्स है, इसको डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी से, यहाँ से जी लग रहा है ना, डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, और ऊपर से क्या लग रहा है आपका? अपर ट्रेपीजियस और लिवेटर स्कैपुली. तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं. देन द ट्रेपीजियस अलॉन्ग विद द सेरेटस एंटीरियर मसल. तो ये जो आपकी मसल है, ये जो 8 डिजिटेशन से आ रही है, दिस इज योर सेरेटस एंटीरियर मसल. इसके साथ जब ट्रेपीजियस मिल जाती है, इसके साथ जब ये ट्रेपीजियस मसल मिल जाती है तो इट परफॉर्म्स द अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला. Then the role of trapezius is more in active abduction as compared to flexion. और ये हमने उल्टा पढ़ा था किसमें? जब हमने रोटेटर कफ की वो 3 मसल्स पढ़ी थी, उनका रोल फ्लेक्शन में ज़्यादा था और जो एबडक्शन था उसमें कम था, बट ट्रेपीजियस का उल्टा है यहाँ पे. ठीक है. Next is the serratus anterior muscle. Again remember these things about this muscle. So serratus anterior जो मसल है ये important मसल है. क्यों? एलिवेशन के लिए. Because it is responsible for producing 3 motions at the scapula which are essential for arm elevation. अब मैंने जब आपको scapulohumeral rhythm पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, SC जॉइंट, AC जॉइंट पे तो मूवमेंट होनी ही चाहिए, बट साथ में अगर आपके स्कैपुला पे मूवमेंट नहीं होगी तो आप पूरा 180 डिग्रीज ऑफ एलिवेशन अटेन नहीं कर पाओगे. तो ये जो सेरेटस एंटीरियर है ये आपकी स्कैपुला के ऊपर ही मूवमेंट कराती है, तभी आप पूरा जो रेंज ऑफ मोशन है फॉर योर एलिवेशन वो अचीव कर पाते हो. तो कौन कौन सी मूवमेंट कराती है सेरेटस एंटीरियर मसल? आपकी अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला कराती है, नंबर 1. दूसरा पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ स्कैपुला कराती है, एंड थर्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्कैपुला कराती है.
सो सेरेटस एंटीरियर मसल को हम और क्या कहते हैं, बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में चीज पूछ ली जाती है। सो इट इज द लार्जेस्ट मूवमेंट आर्म, इसका जो मूवमेंट आर्म होता है वो लार्जेस्ट होता है अमंग ऑल द मसल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी स्टेबलाइजर ऑफ द इंफीरियर एंगल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला ऑन थोरैक्स, यानी कि इंफीरियर एंगल और जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का, यहाँ पे मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का और यहाँ पे इंफीरियर एंगल है, उसको ये स्टेबलाइज करती है। अब कंबाइंड फंक्शन ऑफ ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर, अब ये दोनों जब साथ में काम करते हैं तो क्या क्या होता है, दे एक्ट एज सिनर्जिस्ट फॉर डेल्टॉइड ड्यूरिंग शोल्डर एबडक्शन, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एलिवेशन करते हो तो जो डेल्टॉइड का जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो डगमगाने लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल कब रहता है, जब आर्म इज एट योर साइड। तो जैसे ही आपका हाथ एलिवेशन में जाता है ऊपर, तो इसका जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो उसको वापस से सही कौन करता है, बैलेंस कौन करता है, तो यही दोनों मसल करती हैं, ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर। उसके अलावा स्कैपुला को भी स्टेबलाइज करती हैं ये दोनों मसल। एंड लास्ट इज इट प्रिवेंट अनडिजायरेबल स्कैपुलर रोटेशन, स्कैपुला की बिना जरूरत के भी जो रोटेशन कराते रहते हैं ना आपके डेल्टॉइड, उसको ये रोकती है दोनों मसल्स मिलके, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेपीजियस मसल एंड दिस इज द सेरेटस एंटीरियर मसल हेयर। नेक्स्ट इज द रोम्बॉइड मसल। सो रोम्बॉइड मसल इज अगेन अ मसल ऑफ एलिवेशन। ये आपको ऐसे भी याद रखना है कौन सी मसल एलिवेशन की है, कौन सी मसल डिप्रेशन की है। सो रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर दोनों ही मसल आपकी एलिवेशन की हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो, ये रही आपकी रोम्बॉइड माइनर एंड दिस इज योर रोम्बॉइड मेजर। सो बोथ ऑफ दीज मसल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग एलिवेशन, स्पेशली एबडक्शन। तो इनका भी रोल ज़्यादा कहाँ आता है, एबडक्शन में आता है। ये स्टेबलाइजिंग सिनर्जिस्ट होते हैं टू द अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला। It prevents the internal rotation of scapula at the acromioclavicular joint by stabilizing the medial border of the scapula on the thorax। अब आप ये देखो कि ये जो मसल्स हैं ये कहाँ अटैच हो रही हैं, मीडियल बॉर्डर पे ही तो अटैच हो रही हैं। तो जहाँ अटैच हो रही हैं और स्कैपुला आपको पता है कि वो रोटेशन में मूव करती है, जब आपका आर्म एलिवेट करता है, एलिवेशन में जाता है, तो पीछे से कोई सपोर्ट भी तो होनी चाहिए कि ये स्कैपुला उड़ता ही जाएगा हवा में। तो ये जो दो मसल्स होती हैं, क्योंकि ये इसके मीडियल बॉर्डर पे अटैच हैं यहाँ पे, तो ये उसको रोक के रखती हैं। इनका अगर पैरालिसिस हो जाता है तो आपकी जो पूरी स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं आपकी ये स्कैपुला पे ही तो अटैच हो रही हैं, इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ डिप्रेशन की, यानी कि शोल्डर कॉम्प्लेक्स को नीचे लाने वाली मसल्स की। सो द फर्स्ट मसल हेयर इज द लैटिसमस डॉर्साई। इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन आपको याद होना चाहिए सारा। सो दिस इज द इमेज। ये एक तरफ की इन्होंने लैटिसमस डॉर्साई दिखा रखी है इधर, और इधर ये दोनों तरफ की आपको मसल दिखा रखी है, ठीक है। सो व्हेन अपर एक्सट्रीमिटी मोशन इज अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो अपर एक्सट्रीमिटी है आपकी उसका मोशन आप ऐसे आराम से कर सकते हो, यानी कि वेट बियरिंग नहीं है या फिर कोई लोड नहीं है इसके ऊपर, यानी कि मैंने अपने कंधे कहीं चिपका नहीं रखे, मैं कहीं से लटक नहीं रही हूँ, मेरे जो हाथ हैं, जो ये रिस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है। उस टाइम पे लैटिसमस डॉर्साई कौन सी मूवमेंट कराती है आपकी, एडक्शन मूवमेंट कराती है, एक्सटेंशन कराती है और मीडियल रोटेशन कराती है। क्योंकि ये डिप्रेशन वाली मूवमेंट कराएगी सारी, तो आपका हाथ ऊपर तो जाएगा ही नहीं, नीचे नीचे ही सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट स्टेबिलिटी पे भी कंट्रीब्यूट करती है बाय कंप्रेसिंग द जॉइंट व्हेन द आर्म इज एडक्टिंग। तो जब आपका आर्म एडक्शन कर रहा होता है तब भी ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जब आपका अपर एक्सट्रीमिटी का मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि मैंने वेट बियरिंग कर ली, तो ये क्या करती है, पेल्विस को ऊपर लिफ्ट कर लेती है। वही वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था इस वीडियो के, ठीक है, कि ये आपका एल्बो जॉइंट है तो ये इस तरफ आए या ये इस तरफ जाए, एक ही बात है। सो सिमिलरली ये मेरा शोल्डर है, यहाँ मेरा पेल्विस है, अब शोल्डर पेल्विस के पास आए या पेल्विस शोल्डर के पास जाए, एक ही बात है। तो जब मेरा अपर एक्सट्रीमिटी मैंने ऐसे कहीं लटक गई मैं, तो ये जो लैटिसमस डॉर्साई क्या करती है, नीचे से पेल्विस को ऊपर की तरफ पुल करेगी टुवर्ड्स दी स्कैपुला एंड द ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट इज दी पेक मेजर मसल। इसका ओरिजिन, इंसर्शन देख लेना। इसके दो हेड्स होते हैं, एक क्लैविकुलर हेड होता है ये वाला एंड दिस इज द स्टर्नल हेड, ठीक है। सो इट परफॉर्म्स एडक्शन, एक्सटर्नल एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म सेम एज दैट ऑफ लैटिसमस डॉर्साई। इट इंक्रीजेस द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट स्टेबिलिटी
जो इसका स्टर्नल पोर्शन होता है, इट इज अ की डिप्रेसर ऑफ द शोल्डर कॉम्प्लेक्स, ये बात आपको याद रखनी है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इज द पेक माइनर मसल, तो इसका ओरिजिन इंसर्शन हमें देखना है कि इंसर्शन कहाँ होता है, इसका कोराकोइड प्रोसेस पे इसका इंसर्शन होता है, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेक मेजर का इंसर्शन, देखो पेक मेजर का इंसर्शन हो रहा है ह्यूमरस के ऊपर और पेक माइनर का हो रहा है स्कैपुला के ऊपर, और ये मसल छोटी है तभी इसका नाम माइनर है और इसका नाम मेजर है क्योंकि ये बड़ी मसल है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो आपकी पेक माइनर मसल है, पेक माइनर मसल है, इट असिस्ट लैटिस डोर्सा एंड पेक्टोरलिस मेजर, इन दोनों को ये असिस्ट करती है बाय डायरेक्टली डिप्रेसिंग द स्कैपुला थ्रू इट्स अटैचमेंट ऑन द कोराकोइड प्रोसेस। सो अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो मसल है इसका क्या अटैचमेंट हो रहा है, कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर अटैचमेंट हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली स्कैपुला पे अटैच हो रखी है मसल। तो ये क्या कर सकते हैं स्कैपुला को, अब ये सोचो कि ये जो आपकी मसल है जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्कैपुला के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस स्कैपुला को अपनी तरफ ही तो खींचेगी ना, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपकी जो स्कैपुला है वो इंटरनली रोटेट होगी, डाउनवर्ड रोटेट होगी एंड एंटीरियरली टिल्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दी टेरिस मेजर मसल, इसका ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एक्शन इमेज मैंने यहाँ लगा दी है, इसको अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इन सारी इमेजेस का, स्लाइड्स का। सो लाइक द लैटिस मस डोर्साई, ये भी लैटिस मस डोर्साई की तरह क्या करती है, एडक्ट करती है, मीडियली रोटेट करती है और एक्सटेंड करती है। ये एक्टिव रहती है कब, ड्यूरिंग अनरेजिस्टेड एक्सटेंशन एंड एडक्शन एक्टिविटीज बिहाइंड द बैक। सो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द रेफरेंसेस, आपका जो सिंथिया नॉर्किन है बुक, न्यूमैन है ये वाली बुक, और BD चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 अपर लिम्ब वाली, अपर लिम्ब एंड थोरैक्स वाली जो आती है, वहां से ये मैंने सारे रेफरेंसेस लिए हैं। गाइज दिस इज ऑल अबाउट द शोल्डर कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक्स। इसी टॉपिक के साथ हमारी ये जो पूरी सीरीज है अबाउट शोल्डर कॉम्प्लेक्स बायोमैकेनिक्स वो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने पूरी सीरीज देखी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।